दोस्तों, मैं फिर दोबारा आ गया हूँ। क्लास 6 की हिस्ट्री जो अध्याय 7 तक हमने ख़त्म कर लिया था। आगे चैप्टर नंबर 8 है। अब वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में क्या है, खुशहाल गांव कैसे है और सिटी जो है समृद्ध शहर कैसे है। ठीक है, जो गांव है वो खुशहाल क्यों है और शहर जो है समृद्ध क्यों है। ठीक है, अब इसके बारे में हमको जानना है। कैसे जानना है, आइए हम देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, एक बच्चा है जिसका नाम प्रभाकर है। अब ये जो है लोहार की दुकान पर है, तो आगे देख कहता क्या है। प्रभाकर लोहारों के काम देख रहा था, काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे गए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी, दूसरी साइड में भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। वो खुश हो रहा था, अरे ये देखो गरम कर रहे हैं, फिर इसको किसी को गलती करेगा, टच करेंगे, छुआएंगे, लेकिन ये सब सोच के वो हंस रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मजाक के तौर पे है। प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। अब क्या है, अब इसमें क्या है, लोहे के औजार और खेती, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। लोहे के औजार और खेती में देखिए, लोहे का प्रयोग जो है एक आम बात है। आज के डेट में लोहे का प्रयोग समझिए एक नॉर्मल हो गया। लोहे की चीज़ से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हिस्सा बन गई। अब जैसे फ़ैन चल रहा है, फ़ैन में भी लोहा लगा हुआ है। पेन जो है, पेन के निब में, इसमें भी निडल में लोहा लगा हुआ है। बहुत पैंट के जिप से लेकर बड़े बड़े चीज़ों में लोहे का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें क्या है, आगे देखते हैं। इस महाद्वीप के लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले, लोहे का प्रथम उपयोग जो है 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था इस महाद्वीप पे। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। मतलब महापाषाण के कब्रों में, उस महापाषाण काल में भी उनको पता चल गया था लोहे के बारे में, जो कि आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, क्लास चैप्टर 4 में। अब आगे देखते हैं। करीब जो है लोहे 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते हुए उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल भी शामिल है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, जुताई के लिए हल और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। और कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, ये है, हल ये है, और ये कुछ और बना हुआ है, देखते हैं, ये चिमटा टाइप का बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या हैं सिंचाई के। पहला है सिंचाई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक लोहा तो था ही, दूसरा क्या है, सिंचाई। अब जो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल हो रहा था, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई की भी काफ़ी उपयोगिता साबित हुई। अब कभी मान लीजिए जब बारिश ना हो तो जो पेड़ पौधे होते थे सूखने लगते थे, फसलें नष्ट होने लगती थी, फसलें ख़राब होने लगती थी, इसलिए सिंचाई बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा बन गई थी। इस समय जो है सिंचाई के लिए क्या हुआ कि नहरें बनाए गए, कुएँ खोदे गए, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय बनाए गए, ये सब उनका एक हिस्सा बन गया था। अब आगे देखिए। अब गांव में कौन लोग रहते थे, गांव में जो है रहते कौन थे। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 लोग रहा करते थे। उत्तरी और दक्षिणी में कम से कम 3 लोग रहा करते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा गया है। वेल्ला, आज के डेट में वेल्ला किसको कहा जाता है जानते हो, जो कुछ ना काम करता हो उस समय, लेकिन इनका क्या काम था, भूस्वामी थे। ठीक है, उस समय भूस्वामी थे। और साधारण हलवारों को उड़वार कहा गया।
ठीक। और भूमिहीन मजदूर को दास या दास कैडेसियार कहा गया और आदिमई कहा गया। देखो, भूमि स्वामियों को वेल्ला कहा गया और साधारण हलवारों को उसड़वार कहा गया। भूमिहीन मजदूर या दास को कैडिसियार और आदिमई कहा गया। अब आगे देखते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो ग्राम भोजक किसे कहा है? गांव का प्रधान व्यक्ति। उत्तरी हिस्सों में, ये कि नहीं दक्षिणी हिस्सों में, उत्तरी हिस्सों में ग्राम भोजक किसे कहा गया? गांव का प्रधान जो था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ये मतलब वंशानुगत आ रहा था, ना कि इसमें चुन के भेजा जा रहा है। आज के डेट में ग्राम प्रधान किसको बनाया जाता है? जिसको लगता है कि ये कार्य करने वाला है, ये थोड़ा हम लोगों की समस्याएं सुनेगा और उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। लेकिन पिछले दौर में क्या था? पिछले दौर में वंशानुगत यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यानी यह पद अनुवांशिक। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर गांव के सबसे बड़ा भूमि स्वामी, जिसको वेल्ला कहा गया है दक्षिण में, वो रहा करता था ग्राम भोजक के पद पर। और साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दास और मजदूरी, वहाँ पे दास प्रथा और मजदूरी प्रथा रहा करते थे। इसके अतिरिक्त क्या था? प्रभावशाली होने का कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे। राजा, जब आप शक्तिशाली रहेंगे तो आप कर आसानी से ले सकते हैं। तो इसीलिए जो राजा है इनको कर वसूलने का काम देता था और कुछ इनको दक्षिणा दे देता था, उसी में से कुछ हिस्सा दे देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये न्याय भी करते थे और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी रहा करते थे। ग्राम भोजक तो रहते ही रहते थे, इसके अलावा स्वतंत्र कृषक भी रहते थे, जिन्हें गृहपति कहा है। इनको गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे ही किसान थे, बहुत बड़े किसान नहीं थे, छोटे मध्यम वर्गीय लोग थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, जिनके पास ज़मीन नहीं रहती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। इसमें कौन आता है? दास कर्मकार, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहा करते थे। अब आगे देखते हैं। एक प्राचीनतम तमिल रचना है। ये क्या कहा गया है इसमें, देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको क्या गया है? संगम साहित्य कहा गया है। इसकी रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई थी, इसीलिए इनको संगम कहा गया है। क्योंकि मदुरै के कवियों को सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। मदुरै के कवियों को सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामकों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। मतलब तमिल में रहने वाले जिन नामों का उल्लेख किया गया वो संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नगर क्या कहती है? नगर जो है क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। अब जातकों के बारे में आप सुना है? नहीं सुना? ये वे कहानियाँ जो आम लोगों द्वारा प्रचलित थी, आम लोगों में प्रचलित थी। ठीक, बौद्ध भिक्षुकों ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा भी दी गई थी, जिन्हें बताया गया था एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन रहा है। अब आगे देखते हैं। अब निर्धन की चतुराई, एक कहानी है निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक चूहे मारने के अलावा कोई काम नहीं था। मतलब चूहे मारने के अलावा कोई काम नहीं था। उसे चूहे के एक सिक्के दिए जाते सिक्के में भोजनालय वाले बिल्लियों को बेचा करता था। ठीक, फिर एक दिन बड़ी जोरों से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने के बाद से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर
लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं, वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर एकत्रित किया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे का एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा जमा कर दिया। तभी उधर से राजन का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक जो है एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी रखकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ पर उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ तुम्हें इस काम के लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। ठीक। अब व्यापारी बताया 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। तब अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। ठीक। यह सुनकर उन्होंने घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिल रही थी तो उसने इस युवक की घास का 1000 सिक्के दिए। ठीक है। जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वो अगर कहीं मिल रही है तो कितना भी पैसा मांगे तो वो पैसा दे देते हैं। ठीक। वही इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को व्यवसाय की सूची बनाइए। यह इसके लिए तय करो कि वे शहर 1 में या शहर 2 में, गांव में, या फिर 3 में शहर और गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया? क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसायों को अपना सकती हैं? इसका उत्तर दो। हाँ तो उत्तर दो, ना है तो उसका भी डिफिनीशन दो। अब आगे देखते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों का भी पता चला है। ठीक। शहरों, गांवों या जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेशों पर सजाया जहां लोग आते जाते रहते थे। क्या हमें ये भी पता चला है कि शहरों, गांवों या जंगलों से जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, उसे कहीं कलात्मक ढंग से बनाते थे। और वो कहाँ बनाते थे? जहाँ लोग आया जाया करते थे। कहाँ? जैसे इमारतों की रेलिंग या खंभों पर या प्रवेश द्वारों पर ऐसा सजाया जाता था। अब ये देख रहे हैं सेम वैसे बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। अनेक शहर महाजनपद की राजधानी थे। अनेक शहर जो है महाजनपदों की राजधानी, जैसा आपने कुछ शहरों में पटकेरों से घिरे होते थे। इनमें से कुछ शहर जो है पटकेरों से घिरे हुआ करते थे, जैसा कि तुमने ऊपर देख रहे हो चित्रों में ऐसा बना हुआ है। अन्य शहरों में वलयकूप मिले हैं, वलयकूप भी मिला है। ये वलयकूप गूसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते। वलयकूप मतलब एक गड्ढा। ठीक। उसमें क्या, गूसल खाने मतलब जैसे लैट्रिन होता है, उसका जो मल जाता है वो उसके लिए यूज होता था। नाली जो गंदा पानी जाता है उसके लिए प्रयोग होता था। और कूड़ेदान के लिए प्रयोग होता है, जहाँ हम लोग अपना खरपतवार फेंकते हैं, जो वेस्टेज निकले रहता है खाना बनाने के लिए या कुछ सामान खरीदे हैं उसका वेस्ट निकला हुआ है। तो यही सब, ये प्रायः वलयकूप लोगों के घरों में हुआ करते थे। ये लोगों के घरों में भी हुआ करते थे मैक्सिमम। और महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले। महलों, घरों या के अवशेष बहुत ही कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने हुए के कारण ये ज़्यादा समय टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। मतलब इन मिलने का बहुत ही कम स्रोत मिला है। ये संभवतः लकड़ी के हुआ करते थे, मिट्टी के और कच्ची ईंट या छप्पर का हुआ करता था।
और जिस कारण ये ज़्यादा समय तक रहे नहीं, इसी वजह से इनकी खोज कर रहे हैं अभी। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों को विवरण का पता चलता है। नाविकों और यात्रियों का विवरण का पता चला। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण अज्ञात यूनानी नाविक का है, जो भिन्न भिन्न पत्तनों पर गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। ठीक है। अब क्या है, भेरी गाजा भरूच या यूनानी का नाम। ये भेरी गाजा जो है भरूच या यूनानी का नाम है। इनकी कहानी क्या है, भेरी गाजा में सकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले नाविक चल पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। भेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज और क्या नाम है, कपड़े, सोने आदि चीज़ों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निया, सूती कपड़ा और क्या है, रेशम, इत्र यहाँ से जो है निर्यात होता था। भेरी गाजा से ये सब आता था और यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत ये सब निर्यात होता था। राजा के लिए जो है व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें क्या हुआ करता था, चांदी के बर्तन, गाय किशोर, सुंदर औरतें होती थी, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हुआ करते थे। मतलब उस समय राजा भी जो है विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब सोचिएगा उस समय भेरी गाजा से क्या क्या आयात होता था, क्या क्या निर्यात होता था। ऐसी दो चीज़ों का नाम बताओ जिनका प्रयोग जो है हड़प्पा युग में नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं, आहत सिक्के किसको कहा गया है। आहत सिक्के समांतर, आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर बनाए जाते या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। कैसे, कभी कभी आयताकार, वर्गाकार या गोल होते थे या और ये किसके द्वारा बनाए, धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं करता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ चिन्ह या ठप्पा बनाए जाते, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक जो है सदियों से ये प्रचलन चल रहा था। अब सिक्के को इसको कहा गया है, आगे देखते हैं। जो सिक्के हैं ये देखिए, ये सिक्के हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। मतलब जो खोज कर रहे थे उनको इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जिसपे क्या हुआ था, ठप्पा लगा हुआ था या फिर ठप्पा लगा हुआ था या फिर कुछ चिन्ह छपा लगे हुए थे। अब आगे देखते हैं। सबसे पुराना जो है आहत सिक्का था जो करीब 500 साल चले। कितना, 5 ईयर। आज तो हम देख रहे हैं 20 साल नहीं हो रहा है, नोटबंदी हो जा रही है। 50 साल नहीं हुआ तो नोटबंदी हो गई। यही है, मतलब 500 साल तक चले। इसका चित्र जो है नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। किसका, सोने या सोने या चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियाँ को आहत कर बनाए जाने के कारण, आहत मतलब वो तो ठोक कर, ठीक है, आज से समझ लेना। आहत मतलब आपको हम मारेंगे, आह की आवाज़ निकलेगी, ठीक। जैसे डंडे से हम आपको मारे, आह की आवाज़ नहीं, वही यहाँ भी है, जैसे ठोक पीट कर आकृतियाँ दिया जाना, उसी को आहत सिक्का कहा गया। अब इसमें कुछ विनिमय के अन्य संसाधन क्या थे। अब देखिए, एक छोटी सी कविता है, इसको देखना है। क्या कहता है, संगम साहित्य की ये कविता है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी से सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे ना छूट जाए। सिक्कों के नाम के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। क्या,
समुद्र के किनारे नमक का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें क्या कहा गया है, देखो खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफ़ेद रेत पर मतलब जब पानी जो है समतल हो जाए, सूख जाता है तो सफ़ेद जैसा हो जाता है, तो उसी को कहा है चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए, कहीं दोबारा ज्वार भाटा उठ के उसमें पानी ना आ जाए। वही कह रहा है, शहरों से नमक के सौदागर के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जब यहाँ से सब कुछ बेच दिया जाता है, एकदम वीरान हो जाता है, वही सन्नाटा हो जाता है। अब आगे देखते हैं, नगर में अनेक गतिविधियाँ का केंद्र क्या थे। अक्सर नगर कई कारणों से इम्पोर्टेंट थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह जो है 2500 साल से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ आयात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। आयात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। एक कहाँ था, एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा क्या था, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थे, ठीक है। तो शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, जिससे इनको डर था कि कहीं चोर उचक्के जो है यहाँ हमला ना कर दें। यहाँ पे अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान जो है पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। यहाँ का जो किसान और पशुपालक है, यहाँ पर शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा में बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र बना हुआ था। यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उसका बहुत व्यापक वहाँ पे केंद्र बना हुआ था। अब जो है लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी बनी और इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो मथुरा में एक धार्मिक केंद्र भी रहा, और यहाँ पर जो बौद्ध और जैन मंदिर भी मिले हैं, बौद्ध विहार और जैन मंदिर। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था, आज भी है। मथुरा जो है कृष्ण भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आगे देखते हैं, मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, मतलब छोटे में है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठ या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख करता है। यहाँ पर दान का भी विवरण मिलता है। प्रायः जो है राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार से दान करते थे। मतलब राजा, रानी कोई भी हो, यहाँ पे इस प्रकार से ही दान किया है। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, इन सभी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शिल्पकार किसको कहा गया है, पहले ये देख लेते हैं। उत्तरी काली चमके पात्र, यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला एक चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। क्या है, कठोर है, चाक निर्मित द्वारा है, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसके बर्तन बनाने के लिए कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह पर काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। यहाँ मतलब उसको मजबूत करने के लिए पतली काली लेप लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था, ठीक। अब शिल्पकार तथा शिल्प कौन है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टियों के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मिट्टी के जो है बर्तन बहुत पतले और सुंदर उस बर्तन मिले हैं, उसमें कलाकारी की टाइप में, मतलब देखने में बहुत प्यारा लगे, जिन्हें उत्तरकाली चमकीले पात्र कहा गया है। उसमें चित्रकारी नहीं है, उसमें काला लेप जो लगाया जाता था वही जो है चमकीले पात्र टाइप में मिले हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है, न कि
और कहीं मिले। अन्य अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला है, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे जो है कपड़ों का उत्पादन इम्पोर्टेंट था। अब उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कहाँ केंद्र कौन कौन सा था? वाराणसी और मदुरै। वाराणसी और मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे। अनेक जो शिल्पकार हैं और व्यापारी अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी किसे कहा गया है? संघ बनाने वाले। जो शिल्पकार व्यापारी अपने संघ बनाने के कार्य में लगे हुए थे, उन्हीं को कहा गया। शिल्पकार को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकारियों का श्रेणियों का क्या काम था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना। ठीक, यही था। जबकि व्यापारियों का क्या काम था? श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करते थे। जो व्यापारियों का श्रेणी व्यापार था, वो संचालन करते थे व्यापार का। और श्रेणियाँ जो है बैंक के रूप में कार्य करती थी। लोन, ऋण ये सब दिया करते थे, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। और हाँ, यहाँ पे श्रेणियाँ बैंक में पैसे भी जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। यहाँ पे जो धन का निवेश था, वह बस सिर्फ लाभ के लिए किया जाता है। उससे मिलने वाला कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता है। जैसे आज के दौर में आप 1 करोड़ बैंक में रखिए तो आपको कुछ ब्याज देगा, जितने साल के, वही इस पे कहा गया है। और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। और ये जो पैसे थे उनको कहाँ दिए? मठ और अन्य धार्मिक स्थानों पर। अब आगे देखते हैं। अब सूत काटने और बुनने के नियम। अब क्या है? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, और जैसा अर्थशास्त्र का उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया है। इसका वर्णन क्या है? इस प्रकार के विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। और ऊन जो है ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के लिए विधवाओं, अक्षम सक्षम महिलाओं, बछड़ी, वृद्धावेश्याओं और क्या नाम है, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जाता था। ठीक, इसमें मतलब करीब करीब सभी जिसको ज़रूरत था वो यहाँ पर लग सकता था। उन्हें इस काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवाती थी और फिर तैयार माल को उन्हें भिजवा देती थी। इनके काम और वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, मतलब पैसे मिलते थे उनके काम के लिए। इस समय जो है माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी वहाँ, मतलब उस समय माल को जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ दिखता तो इधर उधर बातें करता है और उसे सजा मिलनी चाहिए। और जब निरीक्षक करता उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। ऐसे नियम थे वहाँ पे। अब क्या है? सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, उनका क्या नाम? सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, ये पुदुचेरी में प्रचलित था। अब क्या है? लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, एक बंदरगाह था। ठीक, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ जो है ईंट से बनी एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा है। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। और इनमें शराब या तेल जैसे कई तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए थे। एम्फोरा जो है पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हत्थे लगे हुए थे। साथ ही यहाँ
एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन में मिले। एरेटाइन जैसे मुहर लगा हुआ था वो कैसा था, एरेटाइन का, और लाल चमकदार बर्तन में मिले। इन्हें इटली एक शहर एरेटाइन नामक पात्र से जाना जाता था। इटली में एक शहर है जिसका नाम एरेटाइन है, उसके नाम से जाता था। इसे जो है मुहर पे लगे सांचे पर गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और कुछ जो है ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वो यहीं बनाए गए थे। कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन रोम का था लेकिन वो यहीं बनाए गए थे, किंतु यहाँ जो है रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ साथ कई छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः किस लिए यूज होते थे, कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अधमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब ये रहा पर्याप्त मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ब्राह्मी लिपि कहा गया। अब देखिए कुछ और लिखा है, रोम को ढूंढिए। और ये यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है जिसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा मैदान के शहर बसे हुए थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यह उत्तरी यूरोप जो है उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। और इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। यहाँ जो ऑगस्टस जो थे वो 2000 शासन पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जैसा मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के कई शासकों ने कई मंदिर बनवाए और महल बनवाए। ऑगस्टस के बड़े बड़े रंगमहल, एम्फीथिएटर बनवाए, रंगमंडल बनवाए जिसको एम्फीथिएटर भी कहा गया है। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने के एक सीढ़ीनुमा जगहें हुआ करती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम भी देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित हुआ। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया करते थे। अब आगे देखते हैं। अब बस ख़त्म हो गया। इसमें जो है उपयोगी शब्द हैं, उपयोगी शब्द में क्या है, लोहा कब प्रयोग हुआ, गांव कैसे बना, सिंचाई क्यों जरूरी पड़ी, संगम किसे कहा गया, नगर क्यों कहा जाता, वलयकूप किसके को कहा जाता था, पत्तन किसे गए और श्रेणी किसे कहा गया। इसके बारे में आप जो है आप लोग जानिए। ठीक, इसके बारे में आप जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो ये शब्द है, इस शब्दों से जो है एग्ज़ाम जो है आपको पूछता है, आपसे प्रश्न करता है। तो आज की कक्षा कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बात समझ नहीं आई कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और कैसा रहा क्लास अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए सर, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब में ही हमको एक ऊर्जा मिलती है जिससे हम और वीडियो बना सकें। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल दोबारा आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।